जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। और जैसे कल से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है आप सबका, ठीक। तो मैं इस एक लेक्चर में हिंदी की आपकी सारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, सारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस लेक्चर में कवर कर दूंगा, ठीक। एक बार आप सब बस एक बार इसको अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, ठीक। उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा, खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ अब पेपर अच्छा होगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। हम शुरू करेंगे सबसे पहले समाज से। सबसे पहले हम समाज से शुरू करते हैं। तो पढ़ने से पहले तो हम जानेंगे कि समास होता क्या है, समास है क्या चीज़, ठीक। समास है क्या चीज़। तो समास का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। समधन आस। समधन आस। अब सम मीन्स क्या होता है? सम मीन्स होता है पास। सम मीन्स क्या होता है? पास। और आस का मतलब हो जाएगा बिठाना, ठीक। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है, हम दो शब्दों को, ठीक, हम दो शब्दों को पास पास बिठा दें, अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा? तो वही क्या हो जाता है? समास। उसी को हम क्या कहते हैं? समास। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेंगे समास की, जैसे हम लेते हैं विद्यालय। विद्या धन आलय। विद्याधन आलय। तो हम विद्याधन आलय हुआ ना, तो हमने इसको क्या किया? दो शब्दों को हमने पास पास बिठा दिया। जब दो शब्दों को पास 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 बिठा दिया तो यही क्या हो जाता है? यही हो जाता है हमारा क्या? समास। यही क्या हो जाता है? समास, ठीक। तो इतना समझ में आया? तो उसके बाद अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया है क्या? अन्न और जल। तो हमने जब इसको क्या किया, पास पास बिठाया तो क्या बन गया हमारा? अन्न जल, ठीक। तो अभी मैंने आपको समझा दिया, ठीक। अब हम आते हैं कहाँ पे? अब हम आते हैं समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? तो इसमें क्या है? किसी संक्षिप्त पद को, किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से लिख देना। क्या करते हैं हम इसमें? क्या करते हैं? पूर्ण विस्तार से लिख देते हैं, तो वही क्या हो जाता है हमारा? समास विग्रह। जैसे यहाँ पे क्या है? सप्ताह। सप्ताह है। सप्ताह को हम क्या लिखेंगे? 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह। सप्ताह मतलब 7 दिन ही तो होते हैं, तो सप्ताह क्या हो जाता है? 7 दिनों का समूह। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है? चंद्रमुख। चंद्रमुख। चंद्रमुख मतलब क्या होता है? चंद्र के समान, मतलब चांद के समान मुखड़ा, चेहरा, ठीक। तो क्या हो जाता है ये? चंद्रमुख। पीताम्बर होता है। पीताम्बर से हम क्या समझते हैं? अर्थात पीले हैं जो वस्त्र, जिसके पीले वस्त्र हो, ठीक। अर्थात श्री कृष्ण से भी हम इसको संबोधित करते हैं, ठीक। तो इतना आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि अब इसके हम थोड़ा भेद देख लेते हैं। देखिए, हम सब नहीं कवर करेंगे, जहाँ से एग्जाम में आता है बस वही वही टॉपिक कवर करेंगे बस। अब सारा पढ़ने लगेंगे तब तो बहुत टाइम चाहिए, पूरा समय चाहिए, ठीक। तो हम कल ही एग्ज़ाम है उसी हिसाब से देखते हैं, ठीक, ताकि बस उतना ही कवर हो जितना पेपर में आए, बस उतना ही करना है, ठीक, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। जैसे द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास होता क्या है? क्या होता है? वह समास, ठीक, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, अर्थात नंबर में हो। आप सब संख्या तो जानते ही होंगे, 1 2 3 4, क्या है? संख्या है। तो पहला पद जो हो वो संख्यावाची हो। और उत्तर पद मतलब उत्तर पद में क्या होता है? बाद वाला पद, मतलब बाद वाला पद। उसके बाद वाला पद क्या होना चाहिए? वो मुख्य होता है, प्रधान होता है, मतलब मुख्य होता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? नवरत्न। नवरत्न। नवरत्न में देखो ये संख्यावाची है, नौ। नौ मतलब संख्यावाची। उसके बाद रत्न, तो क्या हो गया?
पहला पद संख्यावाची हो, इसमें यही तो बोला था, पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, और बाद वाला पद क्या हो, मुख्य हो। रत्न इसमें मुख्य है रत्न, और नौ संख्यावादी है, संख्यावाची है, तो हमारा क्या हो गया, ये होगा हमारा द्विग समास। ठीक है, यह होगा हमारा द्विग समास। ठीक, तो ऐसे ही देखो तिरंगा, तिरंगा तीन, तिरंगा में तीन आया, उसके बाद रंग मतलब तीन रंगों का समूह, दोपहर दो, उसके बाद क्या है पहर, दो पहरों का समूह। ठीक, दो पहरों का समूह, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा द्विग समास। मतलब पहला पद क्या हो, पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद क्या हो, मुख्य हो। ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा हमारा द्विग समास। ठीक, द्विग समास। अब हम दूसरा आते हैं कहाँ, दूसरा हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, वह समास जिसमें एक पद विशेषण हो, जिसमें एक पद क्या हो, विशेषण हो, जिसमें एक पद विशेषण हो और एक पद क्या हो, विशेष्य हो, एक पद विशेषण हो, एक पद विशेष्य हो। ठीक, तो वहां हमारा क्या हो जाएगा, वहां हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक, अब विशेषण मीन्स क्या होता है, विशेषण का मतलब आपको बता देता हूं पहले। ये जो विशेषण है, ये जो किसी संज्ञा का विशेषता बताए उसी को क्या कहते हैं, विशेषण हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे काला आदमी, ये आदमी क्या है, हमारा संज्ञा है, और ये विशेषता बता रहा है आदमी कैसा है, काला है, आदमी कैसा है, काला है, तो यही क्या हो जाता है, विशेषण। मतलब ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये विशेषता बता रहा है, क्या हो जाएगा, विशेषण। और इसमें आदमी क्या है हमारा, आदमी हमारा होगा, आदमी हमारा होगा विशेष्य, विशेष्य। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण। ये विशेष की विशेषता बता रहा है, आदमी कैसा है, आदमी कैसा है, काला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा कर्मधारय समास में। ठीक, अब कर्मधारय समास में आ जाएगा। अब जैसे नील कमल, नील कमल, कमल कैसा है, कमल कैसा है, नीला है, कमल कैसा है, नीला है, नीला है कमल। ठीक, इसमें कमल की विशेषता कौन बता रहा है, कमल कैसा है, नीला है, ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय। और नील गगन, गगन कैसा है, नीला है, गगन कैसा है, नीला है। तो इसमें यह समझ में आ रहा है कि हम किसी के समान बोल रहे हैं, किसी के समान बोल दे रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है हमारा, कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास समझ में आया। तो अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक, जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो। अभी तक तो हम एक एक पढ़ते थे, अब इसमें क्या है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। समझे, जैसे प्रधान मतलब दोनों पद मुख्य हो, दोनों को अलग नहीं कर सकते हम। ठीक, जैसे माता पिता, माता पिता ये दोनों पद प्रधान है कि नहीं। ठीक, घर में माता पिता हैं, दोनों ही प्रधान है भाई, दोनों ही मुख्य हैं। कि आप किसी एक को मुख्य कहोगे, नहीं ना, मुख्य कौन है, दोनों हैं। अब ये नहीं कि माता मुख्य है पिता मुख्य नहीं है, पिता मुख्य है माता मुख्य नहीं है, भाई प्रधान दोनों हैं, मुख्य दोनों हैं। मतलब कि वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान मतलब क्या होता है, प्रधान का मतलब ये होता है मुख्य, प्रधान, प्रधान का मतलब क्या होता है, मुख्य। ठीक, प्रधान मतलब क्या हो गया, मुख्य, मुख्य, दोनों पद मुख्य हो तो क्या हो, जैसे माता पिता हो गया, उसके बाद पाप और पुण्य, पाप पुण्य दोनों अपने अपने जगह मुख्य हैं, है ना, अपने अपने। आप कहेंगे भाई ये पुण्य तो मुख्य नहीं है, भाई अपने अपने जगह दोनों मुख्य हैं। ठीक, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण दोनों अपने अपने जगह क्या है, मुख्य हैं। ठीक, ये नहीं कि इनको अलग कर दोगे राधा को कृष्ण से, कृष्ण को अलग कर दोगे राधा से, ये नहीं, दोनों ही मुख्य हो तो क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है हमारा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। आगे देखते हैं अब हम अव्ययी भाव समास देख लेते हैं। ठीक, अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिसका प्रथम पद प्रधान हो, सिर्फ क्या हो, जिसका प्रथम पद प्रधान हो, मतलब प्रथम पद मुख्य हो। और दूसरा क्या है, इसमें क्या क्या है, जिन शब्दों में उस उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो। उपसर्ग क्या है आपको बताते हैं, उपसर्ग क्या है। ठीक, अब इसमें देखो
इसमें देखो, इसमें जो उपसर्ग है आ है, बे है, ठीक, ये सब क्या है? उपसर्ग है, ठीक। अति है, ठीक है। तो इसमें आ लगा, उसके बाद नाथ, अनाथ हो गया, ठीक। अनाथ। उपसर्ग का मतलब ही होता है, उपसर्ग का मतलब ही होता है, क्या होता है? ये किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसका अर्थ ही बदल देते हैं, ठीक। किसी भी शब्द के पहले जुड़ेंगे और उसका अर्थ क्या कर देंगे? बदल देंगे, यही उपसर्ग होता है। जैसे अ जो है नाथ के साथ लगा तो क्या बना? अनाथ, अनाथ बन गया, ठीक है, ठीक है। और असहाय हो गया, आ जन्म हो गया, आ जन्म, आ जन्म, ठीक। बेशर्म हो गया, परदेश हो गया, अति सुंदर हो गया। ये क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? ये हमारा अव्ययी भाव समास, मतलब जिसमें पहले उपसर्ग लग जाए। अब ये उपसर्ग आप आगे आपको बताएंगे उपसर्ग है क्या चीज़, उपसर्ग प्रत्यय ये सब भी पढ़ेंगे। जिसमें पहले उस उपसर्ग लग जाए वही क्या होता है हमारा? वही होता है क्या? अव्ययी भाव समास, ठीक, ठीक। जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हो, ठीक है, तो अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं। अब बहुव्रीहि समास क्या है? हम पांचवा पढ़ेंगे क्या? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक। जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर, जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करे, मतलब पहला पद प्लस बाद वाला पद, बाद वाला पद, ठीक। ये मिलकर क्या करे? किसी नए नए पद का निर्माण करे, तीसरे पद का, तीसरे पद का निर्माण करे, तो वही क्या हो जाता है हमारा? वही हो जाता है बहुव्रीहि समास, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में आपको देखते हैं, ठीक। कमल नयन, समझ में आया? कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पे? कमल के समान नयन, मतलब कमल प्लस नयन, पहला पद कमल हुआ, दूसरा पद क्या है? नयन हुआ। इस दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है, एक नए पद का निर्माण हो रहा है, जिसको तीसरा पद हम कह रहे हैं। वही चीज है बहुव्रीहि समास। जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करे, यही हमारे परिभाषा में है, ठीक है। जैसे कमल नयन, कमल और नयन दोनों मिलकर के एक नए पद का निर्माण कर रहे हैं, यही हो जाता है हमारा क्या? बहुव्रीहि समास। यही हमारा क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। कमल के समान नयन, उसके बाद दशानन, दशानन, दस है आनन, आनन मीन्स क्या होता है? चेहरा, मुखड़ा। जैसे कि अर्थात रावण, रावण कितने सिर थे? 10 थे ही, 10 ही थे ना भाई, रावण के 10 सिर थे, तो दशानन हो गया। पीतांबर हो गया, पीला है अंबर, पीला है अंबर, ठीक, पीला है अंबर। अब नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ, नीला है कंठ, अर्थात शिव, अर्थात शिव। पीला है अंबर अर्थात कृष्ण, कृष्ण जी, ठीक है। तो ये चीज, अब एक चीज से आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, आप ऐसे समझिए कि लगभग जितने देवी देवता भगवान इन सब का जिक्र होगा वो कहाँ होगा? हमारे बहुव्रीहि समास में। कहाँ होगा? हमारे बहुव्रीहि समास में। कमल के समान नयन, दशानन, उसके बाद ये कृष्ण है, ठीक, दशानन, पीतांबर, नीलकंठ, ठीक। ये सब कुछ न कुछ तो दर्शा ही रहे हैं, तो ये कहाँ हमारे जाएंगे? सब बहुव्रीहि में जाएंगे, ठीक है। बस ऐसे याद कर लो, जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं सब किस में आ जाएंगे? बहुव्रीहि समास में आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद आते हैं तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में आ जाते हैं, ठीक। तत्पुरुष समास क्या होता है? वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद मीन्स क्या भी बताया मैं? बाद वाला पद भाई, जिसका बाद वाला पद क्या हो? बाद वाला पद प्रधान हो, मुख्य हो। अब इसमें पहले पद से नहीं मतलब हमें, बाद वाला पद मुख्य हो। जैसे राजपुत्र,
विद्यालय, वनवास, पुस्तकालय। अब इसमें प्रधान कौन है भाई? पुत्र प्रधान है ना। पुत्र ही नहीं होता तो राजा का क्या होता? राजा का पुत्र अगर बोल रहे हो तो पुत्र तो होना जरूरी है। आलय, जहाँ विद्यालय, विद्यालय विद्या है, आलय आलय भी तो होना चाहिए, ठीक, तो विद्यालय होगा। वनवास, ठीक, वन का आवास। उसके बाद पुस्तकालय, पुस्तक, पुस्तक का आलय, पुस्तकों का आलय, जहाँ पुस्तक का संग्रह, जहाँ पुस्तक रखा जाता हो, ठीक, तो वो जगह भी तो होनी चाहिए। पहले आलय बनवाना पड़ेगा हमें, फिर तो पुस्तक उसमें जाएगा, ठीक है। जैसे पुत्र होगा तभी तो राजा का पुत्र कहलाएगा, ठीक। तो यही चीज हमें बता रहा है कि ये बाद वाला पद है हमारा उत्तर पद, ठीक। ये हमारा क्या है? बाद वाला पद है, ठीक है। ये हमारा क्या है? बाद वाला पद है, ठीक। ये 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 ठीक। बस इसमें यही कहा गया है, ठीक। जिसका बाद वाला पद क्या हो? उत्तर, जिसका बाद वाला पद क्या हो? प्रधान हो, ठीक। उसके बाद आगे अब देखते हैं हम कहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग, अब यहां से हमारा समास खत्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं कहाँ? उपसर्ग। उपसर्ग की ओर चलते हैं, ठीक है। अभी हमने उपसर्ग का जिक्र किया था पीछे, ठीक। कहाँ पीछे? यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे? ओह, यहाँ पे। जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग होता हो, ठीक, ये यही सब क्या है? उपसर्ग है। मैंने कहा था आगे आपको बताएंगे, ठीक है, उपसर्ग है क्या। तो अब वो समय आया है उपसर्ग क्या है ये जानने की, ठीक। तो उपसर्ग क्या होता है? यही तो बताया था मैंने भाई, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, ठीक, शब्द के पहले जुड़ जाएंगे और उसका अर्थ ही बदल देंगे भैया। ये शब्दवा के पहले जुड़ेंगे और अर्थ ही चेंज कर देंगे, ठीक। तो वो क्या हो जाते हैं? वही होते हैं भैया हमारा उपसर्ग। ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें जानने की। शब्द के पहले लगेंगे, उसके बाद वो अर्थ ही पूरा बदल देंगे, बस उपसर्ग हो गया। अब जैसे पहला उपसर्ग हमारा है, उपसर्ग हमारा है अस्तित्व, अनाथ, ठीक है। क है कपूत, पूत होता है। उसके बाद यहाँ पे क लगा दो, कपूत हो गया। स लगा दो, सपूत हो गया। अच्छा पुत्र, कपूत मतलब तो कपूत ही है, ठीक है। उसके बाद अनपढ़, अन लगा दिए हम, पढ़ के आगे, पढ़ के पहले, तो क्या हो गया? अनपढ़ हो गया। वो अर्थ चेंज नहीं कर दिया, अर्थ ही बदल दिया। अनमोल हो गया भैया, अनमोल कोई चीज, किसी को हम अनमोल कर दिए, ठीक है। अब अध लगाए तो अध पका, पका के पहले अध लगा दिए हम, अध पका हो गया। अब पका था, ये पका था, अब हम उपसर्ग पहले लगा देते हैं, यही बोलता है अर्थ परिवर्तन कर देता है। अब यहाँ पे अध लगा दो, उपसर्ग लगाए, अर्थ बदला नहीं? बदला ना। पका था पहले, पहले क्या था हमारा? पका था। अब क्या हो गया? अध पका हो गया, कच्चा हो गया। चावल कभी कभार कच्चा नहीं हो जाता, वही अध पका हो गया। पका होगा तो पका हम लगाएंगे। उसके बाद अगर अध पका है, हम उपसर्ग जोड़ देते हैं, अध पका है मतलब कच्चा है, बस यही चीज है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा है चौराहा, चौमासा, ठीक। चौ लगाए हैं, राह है भाई, राह है। अब यहाँ पे राह में क्या होता है? रास्ता, रास्ता, ठीक, मार्ग। अब हम चौ लगा दिए, मतलब चार राह। अब यहाँ पे हमें बता रहा है चार राह यहाँ पे है, एक इधर गई है भैया, एक इधर गई है। यही क्या हो गया हमारा? चौराहा हो गया। तो यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक, चौराहा, ठीक। तो भर है तो भर पेट, स से सपूत, अब यही तो बताया था, सपूत, ठीक। नी से निडर हो गया, निहत्था हो गया। नी लगाए हम, डर है, डर जैसे है डर हमारे पास, हम यहाँ पे नी लगा दी, ठीक। निडर, एकदम भय ही नहीं। डर मतलब अगर डर है हमारे पास, तो डर मतलब भय, भय में है कोई। अब निडर लगा दिए तो एकदम भय, भयभीत, भय है ही नहीं उसके अंदर। क्या हो गया? निडर, ठीक। तो ये चीज हुआ। अब हम आगे पढ़ लेते हैं प्रत्यय इसी के साथ साथ, ठीक। प्रत्यय पढ़ लेते हैं। अब प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय, प्रत्यय। अब देखिए भाई, इसमें हमने क्या कहा था? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।
अब इसमें हमने क्या कहा था आप बताइए। जैसे ये शब्द के पहले जुड़ते हैं और ये क्या हो जाता है, जो मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं। शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बना देना, अर्थ बदल देना ही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक। और ये क्या है, शब्द के बाद लगकर, शब्द के बाद लगकर नए शब्द का निर्माण कर देना, यही क्या कहलाता है, हमारा प्रत्यय कहलाता है भाई। जैसे मधुर है, एग्जाम्पल में कोई चीज़ मधुर है, हमने यहाँ पे लगा दिए ता, क्या बन गया हमारा, मधुरता। ठीक, मधुरता बन गया। ठीक है। बालपन, हमने इसमें क्या किया है, देखो शब्द के बाद लगकर, शब्द के बाद लगा है, शब्द के बाद लगा है, ये क्या है हमारा, ये शब्द है, इसके बाद लग गया, यही क्या कहलाएगा, हमारा प्रत्यय। इसके बाद जुड़ गया, यही हमारा क्या है, प्रत्यय है। यही चीज़ क्या है, प्रत्यय है, प्रत्यय। तो यहाँ पे प्रत्यय लगा तो क्या शब्द पूरा अर्थ बदला, मतलब शब्द ही बदल नहीं गया, बदल गया ना। धनवान, भारत धन ई, क्या हो जाएगा हमारा, भारतीय। हमने ई प्रत्यय लगाया है भारत के बाद, तो हमारा क्या हो गया, भारत तो एक देश को बता रहा है। ठीक, भारत क्या है, हमारा देश है ना भाई। अब ई लगा दिया हमने, ई प्रत्यय, तो भारतीय अब हमें बता रहा है हम भारतीय हैं, मतलब शब्द ही बदल दिया, अर्थ ही बदल दिया। ठीक। अब हम अगर आपको इसमें एक दोनों में फाइनल कंक्लूजन बता देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, उपसर्ग और प्रत्यय में। ठीक, कंफ्यूजन तो पैदा नहीं होने देंगे, टेंशन मत लो। ठीक, अब इसमें फाइनल कंक्लूजन अगर बताया, लास्ट ट्रिक आपको बता देते हैं। क्या क्या बताएंगे हम, लास्ट ट्रिक, लास्ट ट्रिक हम क्या बताएंगे, जो उपसर्ग है, उपसर्ग है, ये क्या हो जाएगा, पहले लगेंगे, पहले लगेंगे, और जो प्रत्यय है ये क्या होगा, बाद में लगेंगे, शब्द के बाद में लगेंगे। बस सिर्फ इतना ही करना है। उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लग जाएंगे, और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगकर नया निर्माण करेंगे, नए नए अर्थ चेंज कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। ठीक, समझे। उसके बाद आगे बताते हैं। अब आगे आते हैं हम कहाँ पे, अलंकार पे। अलंकार पे, कहाँ पे, अलंकार होता क्या है। ठीक, अलंकार होता क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे अलंकार क्या होता है। ठीक, अलंकार भैया ये काव्य की शोभा बढ़ाता है। क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाता है। ठीक, ये काव्य की शोभा, सुंदरता को बढ़ा देता है। अलंकार वही है, बस अलंकार। ठीक, और कुछ नहीं है, शॉर्ट में जानेंगे हम। ठीक, काव्य की शोभा जो बढ़ाता है वही क्या है, अलंकार। अगर हम इसकी संधि विच्छेद आपको बता दें, संधि विच्छेद आपको बता दें तो समझ में आएगा। ठीक, अलम धन कार, अलम धनकार। अब अलम का मतलब होता है भैया आभूषण, आभूषण। उसके बाद करने वाला, मतलब यहां से अर्थ निकलता है, शब्दों को सजाने के लिए हम जो चीज, जो चीज, नए शब्दों का या फिर वर्डों का प्रयोग करते हैं, वही क्या होता है, अब वही क्या कहलाता है, अलंकार। आभूषण करने वाला, मतलब शब्दों, यहाँ आभूषण का मतलब ये है, सजने संवरने की बात यहाँ हो रही है शब्दों की। ठीक है, समझे। तो शब्दों को सजाने के लिए जिस शब्दों का निर्माण उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा अलंकार। ठीक, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उपमा अलंकार। पहले ही मैंने बताया कि हम सब नहीं कवर करेंगे, जहाँ से
एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है, बस वही चीज़ हमें कवर करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी कम है और कल ही आप सबका एग्ज़ाम है। ठीक, तो हम उपमा अलंकार देखते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार क्या होता है? ठीक, जहां किसी वस्तु की तुलना की जाए, बस इतना याद रखना, तुलना, किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से तुलना की जाए, बस तुलना कर रहे हैं, बस यही क्या है, जहां तुलना हो वही उपमा अलंकार है। ठीक है, जहां भी तुलना हो। अब तुलना करने के लिए हम सा, सी, जैसे, के समान, इन शब्द का यूज तो करेंगे भाई, है ना। इन शब्दों का प्रयोग करके तभी तो यूज करेंगे, तभी तो हम तुलना करेंगे। जैसे हमने बोल दिया उसका मुख चांद सा है, इसमें क्या है, उसके मुख की हम तुलना कर दिए किससे? चांद से। किससे? चांद से। उसका मुख क्या है? चंद्रमा के समान है, चांद सा है। चांद सा मुखड़ा तेरा गाना सुने होगे आप तो उसका मुख क्या है? चांद सा है। ठीक, वह शेर की तरह लड़ता है, गलत लिखा है यहां पे तो। ठीक है, वह शेर की तरह लड़ता है, एक सेकंड, वह शेर की तरह लड़ता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ठीक, यहाँ पे हम क्या किए हैं, उसकी तुलना हम किससे कर दिए? शेर से भाई। वह लड़ रहा है, अब हमने देखा एकदम युद्ध में बढ़िया लड़ रहा है, हमने कहा अरे वाह, शेर की तरह लड़ रहा है भाई। वो कैसे लड़ रहा है? शेर की तरह लड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे की तरह, यही तो हमें बता रहा है, यही तो कंपैरिजन कर रहा है भैया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुलना ही तो कर रहे हैं। उसकी तुलना हमने शेर से कर दी भाई। वह शेर की तरह लड़ता है, वह शेर की तरह लड़ रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा? उपमा अलंकार। अब हमने एक एग्जाम्पल और लिखा, जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखो, उसकी आंखें झील जैसी है। उसकी आंखें, अब हमने भाई आंखों की तुलना किससे कर दी? आंखों की तुलना झील झील से कर दी। वाकई में झील जैसी है है भाई। तो उसकी आंखें झील जैसी है, झील जैसी है भी। ठीक, तो हमने यहाँ पे आंखों की तुलना कर दी, किससे कर दी? झील से। ठीक, आंखों की तुलना किससे की? झील से। तो यही क्या हो गया हमारा? उपमा अलंकार यही होता है, जहां हम किसी वस्तु की तुलना, किसी चीज की तुलना किसी दूसरे वस्तु, किसी दूसरे चीज से कर दें, वही होता है उपमा अलंकार। ठीक है, और तुलना करने के लिए हमें इन शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक, तो यही क्या हो गया हमारा? उपमा अलंकार। अब हम आते हैं कहाँ पे? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है भाई? रूपक अलंकार, रूपक अलंकार जहां उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए। समझे? समझे? जहां पे उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, जहां पर उपमेय और उपमान को एक कर दिया है। ठीक, उपमेय और उपमान क्या है, ये पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं। उपमेय और उपमान है क्या चीज? उपमेय और उपमान। ठीक है, तो उपमेय क्या होता है? जैसे मैंने लिखा, क्या दिखा था, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, झील सी गहरी आंखें, झील सी गहरी आंखें। ठीक, हमने क्या लिखा? झील सी गहरी आंखें। तो उपमेय मतलब होता है भैया जिसकी तुलना की जाए। इसमें तुलना हम किसकी कर रहे हैं? आप बताओ, इसमें हम तुलना किसकी कर रहे हैं? आखिर हम कर किसके रहे हैं तुलना? तो आप बताएंगे कि तुलना तो हम भैया आंखों की कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? झील से। झील सी आंखें अभी एग्जाम्पल दिया मैंने, तो आंखों की तुलना हम किससे कह रहे हैं? झील से। तो आंख क्या हो गया हमारा? उपमेय हो गया। आप आंख क्या है? उपमेय। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है, और जिससे तुलना की जाए वो क्या है? जिससे तुलना की जाए वो क्या है? उपमान है, बस। ठीक, यही चीज है। ठीक है,
उपमेय और उपमान आपको समझ में आ गया। अब हम बताते हैं, इसके आगे आते हैं, ठीक है। अब कह क्या रहा है, जहां उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, मतलब एक कर दी। अब यहां पे चरण और कमल, चरण कमल बंदो हरि राय, ठीक। तो चरण और कमल को हम क्या कर दिए, एक कर दिए हैं। इसमें क्या था, इसमें क्या था, चरण के समान कमल, ठीक है, कमल के समान चरण, सॉरी कमल के समान चरण, हम ये कर देते थे, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, के समान उमान हम कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट एक कर देंगे हम, चरण कमल, बस चरण कमल बंदो हर जाई, ऐसा कहीं दिख रहा है, चरण कमल पूछ लिया, ये क्या है हमारा रूपक अलंकार है, ठीक। मुख चंद्र है। अब यहाँ पे क्या था, इसमें होगा तो मुख, मुख क्या है, चंद्रमा के समान है, मुख चांद सा है। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट लिखो, सिर्फ एक कर दो, जोड़ दो उसको, मतलब जोड़ दो उसको, दोनों को। मुख क्या है, चंद्र है, जो आएगा वही हमारा आ गया है, दोनों को हम जोड़े और वही आ गया, मुख चंद्र है, ठीक है। इसमें हम जोड़ दिए, उपमेय और उपमान को क्या कर दिए, जोड़ दिए, एक कर दिए, बस। इसमें क्या था, अलग था, ये लगा के हम तुलना कर देते थे, इसमें हम एक कर दिए, बस इतना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, सॉरी अनुप्रास अलंकार, ठीक। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार वही होता है। जैसे एक ही वर्ड, वर्ड मतलब वर्ड, ये सब वर्ड है, ठीक है, ज ह ए क ह, ये सब क्या वर्ड है, ठीक है। तो जहां पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो जाए भैया, वही क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें देखो र वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है कि नहीं, आप हमें बताइए, र वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है कि नहीं। तो जहां पे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो जाए, वही क्या कहलाता है, हमारा अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे इसमें देख लो, दूसरे वाले में देख लो, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक, खेल रही है जल थल में। इसमें देखो च वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है कि नहीं, भैया बताओ मुझे, च वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ हुई है। तो बस जहां हुई है वही क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। वही क्या है, अगर आवृत्ति बार बार हो गई है, ठीक, वर्ड की, तो वही क्या है, अनुप्रास अलंकार है, बस इतना देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं संधि, ठीक। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, समास कवर किया, अलंकार कर लिया, उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, संधि, ठीक। अब हम संधि की ओर चलते हैं। संधि क्या होता है, संधि का मतलब ही होता है जोड़, दो शब्दों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है भैया। दो शब्द को ही जोड़ते हैं तो वही क्या कहलाता है, संधि, ठीक है। बस आप साधारण से देखिए, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक। हालांकि पूछेगा तो इधर से जैसे स्वर संधि, स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि के नाम से आपको पता भी चल रहा है कि दो स्वर, ठीक है, दो स्वर आपस में क्या करेंगे, संधि करेंगे, ठीक है। वही क्या होता है, स्वर संधि। दो स्वर संधि, देखो स्वर संधि जो होते हैं, दो स्वर अपने ही परिवार में संधि करके परिवार को बड़ा बना देते हैं, ठीक। मतलब देखिए समझो, जैसे ये स्वर है और ये स्वर है, ये अपने ही परिवार में संधि किए, अब ये परिवार को हमेशा बड़ा ही बनाएंगे, याद रखना, ठीक है, हमेशा बड़ा ही बनाएंगे। ई है भैया, ये ई है, अब ये क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा बनाएगा, याद रखना, ठीक है, हमेशा क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा। अपने ही परिवार में संधि करके परिवार को बड़ा बनाता है, हमेशा हमेशा, याद रखना, ठीक है। क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल देखो, ग्रामावास, ग्रामावास, ठीक। अब देखो मैं इसका वो पहले करता हूँ, इसको संधि विच्छेद कर देखो, ग्रा है प्लस मा है, अब यहाँ पे देखना, आ है प्लस आ, ठीक, प्लस वास, सुन में देखो, वा प्लस है,
ठीक, यहाँ पे मैंने पूरा तोड़ा है। ये हमेशा अगर म है तो हमेशा याद रखना इसके साथ छोटा आ है, म, ठीक है, छोटा आ हमेशा है तभी तो म बनेगा भैया। अगर इसमें स्वर संधि जुड़ा, स्वर अगर जुड़ा ही नहीं है तो ये हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, मतलब हमेशा ऐसे। अब इसमें स्वर जुड़ा ही नहीं है, अगर इसमें हम स्वर जोड़ेंगे तो म ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने क्या किया है भैया, यहाँ पे जो आ है अपने आ से किया, क्या किया, संधि किया, और परिवार को हमेशा क्या कर दिया, बड़ा बना दिया। आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आ। तो यहाँ पे क्या हमारा बन के आ जाएगा, हमारा क्या बन के आ जाएगा, ग्रामा वास, ग्रामा वास, ग्रामा वास। तो ये हमारा बड़ा बना कि नहीं, म पे आ था और वहाँ पे क्या था, बड़ा आ था, ठीक है, ठीक है। आवास में क्या था हमारा, बड़ा आ, और ग्राम, ये माँ पे क्या था, छोटा आ है। तो ये और बड़ा आ से मिला जब, तो हमेशा क्या बना दिएगा, बड़ा, हमेशा क्या बना दिए, बड़ा। तो हमारा क्या हो गया, ग्रामावास। समझ में आई बात, समझ में आई ना। तो एक सेकंड इसको इरेज करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, ग्रामावास हुआ, समझे। अब ये देखो, विद्या धन आलय। अब देखो इसमें बड़ा आ है, बड़ा आ है, धन। हम सिर्फ नज़दीक नज़दीक वाले करेंगे, पूरा पूरा तो ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, कोई मतलब नहीं, ठीक। और बड़ा आ है यहाँ भी, तो हमेशा क्या करेंगे, ये स्वर है, ये भी स्वर है। स्वर अपने परिवार में, यही हमने बताया, अपने परिवार में संधि करके परिवार को बड़ा बना देता है। आ है ये भी, आ ये भी है, हमेशा बड़ा आ ही बनेगा। तो विद्यालय हुआ ना भैया हमारा, यहाँ पे बना नहीं बड़ा। गिरिधन ईस, यहाँ पे गिरी, ई री में देखो, री में छोटी ई है, छोटी ई है, तो ई लिए हम छोटी ई, र को इसे लग दिए, र को इसे लिख दिए, प्लस बड़ी ई इधर लिए, ठीक। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, गी भी लिख दो, अब लिख रहे हैं तो, ठीक है। क्या बन गया हमारा, गिरीश। क्या बना हमारा, गिरीश भैया बना, क्या बना, गिरीश बना, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो, भाग धन उदय, भाग धन उदय। अब ग में देखो आ है ना आ, ग में आ है, ऊ है, ठीक है, भाग धन उदय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, भाग्योदय, ठीक है। ठीक, समझ में आया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, ठीक, बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भानु, भानु धन उदय, ठीक है। वही तो मैं सोचूं कहाँ से आ गया है, मिस टाइपिंग हो गया, ठीक है। ऊ है, ऊ है भाई, सॉरी, ऊ है, ठीक। यहाँ पे भी ऊ है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, बस इसका हम संधि कर देंगे। ऊ का ऊ से हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा भैया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, भानुदय। क्या बनेगा, भानुदय, भानुदय हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। हमारा क्या बन जाएगा, भानुदय। समझ में आई बात, ठीक। अब हम देखते हैं गुण संधि, गुण संधि की ओर देखते हैं। गुण संधि होता क्या है, बताते हैं। इसको अगर सरल भाषा में आपको बताएं, ठीक है, बताते हैं। देखो, ये जो है, ये जो है, ठीक है, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, समझे। अब एक बात याद रखना, क्या याद रखना, थोड़ा इसको मिटाते हैं। क्या याद रखना है कि जब ये इससे अगर संधि करेगा, छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई से संधि करता है, ठीक, तो हमेशा याद रखना क्या बनाएगा, हमेशा हमेशा ए बनाएगा भैया, ए बनाएगा, ठीक।
और दूसरी चीज, जब ये इससे संधि करता है भैया ऊ या बड़ा ऊ से, तो हमेशा क्या बनाता है, हमेशा बनाता है ओ। ठीक है। अब तीसरे पे देखो, तीसरा जब ये इससे करेगा री से, तो क्या बनाएगा, हमेशा याद रखना अर बनाएगा, अर यहाँ पे मात्रा नहीं है, मतलब र नहीं है, अर है, आ नहीं, र पे आ नहीं है। ठीक है, र प्लस आ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अर हमेशा क्या बनाएगा, अर। इतनी बात याद रखना। ठीक है, हमेशा क्या बनाएगा, अर। ठीक, तो इसमें हम इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, महाधन ईश, महाधन ईश। यहाँ पे भैया बड़ा आ, अब आप कहेंगे भैया यहाँ पे तो बड़ा आ जो है, बड़ा आ बड़ी ई से कर ली है संधि। ठीक, ये बड़ी ई के साथ मिल गई भैया, बड़ा आ बड़ी ई के साथ मिल गई, उससे संधि कर ली, तो यहाँ पे निर्माण क्या हो जाएगा हमारा, ए का निर्माण हो जाएगा भैया। ये बड़ा आ है और ई है, हमेशा ए का निर्माण हो जाएगा। हमने यही तो बताया अभी आपको, जब ये इस परिवार से संधि करेगा तो हमेशा क्या बनेगा, ए बनेगा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक है, अब समझ में आएगा। अब ये हमेशा क्या होगा, बड़ा मतलब ए बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आप कहेंगे भैया ये तो बहुत आसान है, आप कहेंगे तो भैया बहुत आसान है, महेश हो गया। क्या हो गया, महेश हो गया। कैसे, ये इससे क्या किया, संधि कर लिया। ठीक है, अब जैसे देवधन इंद्र है, देवधन इंद्र है। अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे, देवधन इंद्र है, यहाँ पे आप कहेंगे व में आ है, व में आ है, धन ई है। अब यहाँ पे आ ई से कर रहा है भैया, आ ई से करेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा, मतलब वे हो जाएगा, मतलब वे हो जाएगा, वे। ठीक, क्या हो जाएगा, देवेंद्र। ठीक, अब रामधन ईश है, रामधन ईश। अब यहाँ पे भी क्या है, आधन ई है, आधन ई है, रामधन ईश। तो क्या ये क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। रामधन ईश, आधन ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रमेश, रमेश बन जाएगा। समझे, ऐसे ही ये है, ऐसे ही क्या है, ऐसे ही ये वाला देखिए, महाधन उदय, आ है, धन ऊ है, इसमें आ है, इसमें ऊ है। अब आ और ऊ, आ जब ऊ से मिलता है तो क्या बनता है, अभी हमने आपको बताया ओ बनता है, तो ओ यहाँ बन गया ना, महोदय। समझ में आई बात। तो गुण संधि बस इतना ही आसान है। ठीक है, बस इतना याद रखना, जब आ और ई मिलेगा तो ए बन जाएगा, और ये आ जो है ये वाला फैमिली इससे मिलेगा जब संधि करेगा तो हमेशा क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक, अब जब ये इससे मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, हमेशा अर। बस इतना याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यड़ संधि। क्या टाइपिंग है यड़ संधि, एक सेकंड। अरे यार इधर ले लेते हैं। ठीक है, यड़ संधि। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज है, इसमें है क्या, देखो यड़ स्वर संधि जो होता है, यड़ संधि ये बोलता है कि य व और र, इसके पहले जब आधा अक्षर आ जाता है, आधा अक्षर आता है तो वो क्या हो जाता है हमारा, यड़ संधि। ठीक है, जहां पे भी य व र, य व र, य व र के पहले क्या आ जाए, के पहले हमारा आधा अक्षर दिखाई दे, वही क्या है, यड़ संधि है। ठीक है, और याद याद रखना, संधि करते समय, संधि करते समय य व र का लोप हो जाता है, मतलब य व और र क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक, अब एक चीज और देखो, समझो समझो, ये जो यह है, यह ई से करता है, और वह ऊ इससे, और ये इससे। याद रखना, जब ये इससे जब क्या कहते हैं, ये इससे करेगा,
ठीक, अभी एग्जाम्पल देखो, प्रत्येक है, प्रतिधन एक। समझ भाई, जब य के पहले आधा अक्षर आएगा, जब य के पहले आधा अक्षर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक। समझ में आया। अब इसमें देखिए, स्वागत, सुधन आगत, सुधन आगत क्या हो गया, सुधन आगत मतलब स्वागत, स्वागत, समझे। इसमें देखो क्या बोला है, स्वागत है, सु, सा के पहले क्या आया है, सा के पहले देखो स्वागत, देखो स के पहले क्या, व के पहले क्या आया, आधा सा आया है, व के पहले अगर आधा सा आया है, अब इसका हम संधि करेंगे, जब संधि, संधि मतलब इसको तोड़ेंगे जब, तो व का लोप हो जाएगा, व का लोप मतलब व जो है वो खत्म, एकदम भैया खत्म, इनका काम खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सु, और ये जो आधा है ना ये पूरा बन जाएगा ऊ से मिलके, ठीक है, ठीक है। सुधन आगत, सुधन आगत क्या होगा हमारा, स्वागत। यही चीज तो हमने बताया, जब इनके पहले आधा शब्द आते हैं तो इनका नाश हो जाता है, और ये जो नाश होते हैं उसके मतलब, और वो जो शब्द होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। दे सु आगत, समझ आई बात। अब देखो दूसरा, देखो क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है, जैसे इसमें होता है, होता ये है कि इसमें त और ज जब ये मिलते हैं, ठीक है, त और ज, तो आधा ज का भी निर्माण कर देते हैं भैया, जब, तो ये क्या हो जाएगा, सत जन। यहाँ पे ये ता हट के, ता के जगह ये जो ता है इसके जगह आधा ज का निर्माण होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, सज्जन, सज्जन हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, ठीक है। और तो और एक बात और बता दूं, ये वाला एग्जाम्पल हमारे टाइपर भैया ने गलत टाइप कर दिया, ठीक, ये गलत, ठीक, इसको मैं इधर बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे जगत छाया, जगत, जगत प्लस छाया, ठीक है, जगत प्लस छाया। अब याद रखना, जगत, ये आधा है ना, मतलब आ नहीं इसमें। अब याद रखना, जब आधा त अच्छा आ जाए तो याद रखना ये ता हमेशा खत्म भैया, यहाँ पे च का निर्माण हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, जगत छाया, ठीक, जगत छाया, ठीक है। और तो और एक बात और बताऊं, ये वाला भी गलत, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत, उससे भी गलत टाइपिंग हो जा रही है, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत धन ज्वल। अब एक बात और यहाँ पे देखना, ये त जो है, अब ये आधा त है, यहाँ पे ज है, अब जब इससे होगा ना तो यहाँ पे आधा ज दे देगी, एक और ज दे देगी आधा, ठीक। तो यहाँ पे उज, अब ये जो दिया वो लिखा मैंने, अब ये वाला भी लिखूंगा मैं, उज्ज्वल, ठीक। उज्ज्वल हमेशा याद रखना ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि देखो उत प्लस ज्वल से बना है, और त और आधा जस मिलेगी, एक आधा ज का निर्माण और कर देती है, और आधा तो पहले से ही है, तो आधा पहले से भी वो भी लिखेंगे, उसके बाद वल लिखेंगे, उज्ज्वल, 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 ठीक, समझ में आई। तो ये इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग मतलब यही तो होता है भैया, विसर्ग यही तो होता है। अब देखो इसमें विसर्ग लग गया है, मन धन हर, जब विसर्ग लग गया तो ये मतलब ओ हो जाएगा, मनोहर, ठीक है, ठीक। ये तो मनोनीत हो जाएगा भैया, मनोनीत, मनोनीत हो जाएगा, मनोनुकूल, 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 समझ में आया। तो ये भी हो गया व्यंजन संधि, उसके बाद स्वर संधि, आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं भैया रस की तरफ, ठीक, संधि भी हमारा खत्म, ठीक। अब हम देखते हैं रस, रस को तो हम बहुत छोटे में निपटा देंगे, ठीक। रस क्या होता है, रस क्या होता है, अगर आपसे हम पूछ ले रस क्या है,
रस है क्या चीज़। ठीक, तो आप यही कहेंगे हम, जब किसी पाठक, दर्शक, ठीक है, को किसी कहानी को पढ़कर, जब हम किसी कहानी को पढ़ते हैं या देखते हैं, ठीक है, सुनते हैं, तो जो भाव उत्पन्न होता है, जो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, वही तो कहलाता है रस। कभी कभार दुखी का भाव, कभी कभार दुखी का भाव, कभी कभार प्रेम का भाव, तो यही सब भाव तो उत्पन्न होता है। कभी कभार हम किसी चुटकुले को पढ़ते सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें हंसी का भाव उत्पन्न होता है। यही जो भाव ही उत्पन्न होता है हर समय बदल बदल कर, हर समय हर चीज का, वही भैया हमारा रस कहलाता है। ठीक है, बस और कुछ है ही नहीं रस में। जो भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे कभी कभार हम कुछ पढ़ते नहीं है, तो पढ़ते हैं तो एक भाव उत्पन्न होता है ना, तो वही भाव क्या है, वही भाव क्या है हमारा रस, वही भाव रस है। ठीक, बस इतनी सी बात है, रस यही है। ठीक, अब देखते हैं आगे। देखो, ये याद कर लेना, ये आता है एग्जाम में। ठीक, रस और उसके अस्थाई भाव, रस और उसके अस्थाई भाव। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति। जहाँ भी कोई भी प्रेम का प्रेम प्रसंग की बातें हो, वहाँ याद रख लेना वो श्रृंगार रस है। वो क्या है, श्रृंगार रस है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, नयनों में बस गया श्याम, नयनों में बस गए श्याम, क्या लिखा है, नयनों में बस गए श्याम। ठीक, तो श्याम कहाँ बस गए, नयनों में, हमारे नयनों में बस गए हैं श्याम, मुझे उनके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। मतलब यहाँ प्रेम की बातें हो रही हैं। किसकी बातें हो रही हैं, यहाँ पे प्रेम की बातें हो रही हैं। और जहाँ भी प्रेम की बातें हो, वो हमेशा क्या होता है, वहाँ आप कहेंगे भैया वहाँ पे श्रृंगार रस की बात हो रही है, और हम यही टिक मार करके चले आएंगे। ठीक, ठीक है। अब हास्य रस, हास्य रस क्या होता है, हास्य मतलब ही हंसी। जैसे आप कोई चुटकुला पढ़ते हैं, कॉमेडी देखते हैं, मूवी कॉमेडी करते हैं, वहाँ पे कोई हंसता है, कोई ना कोई तो हंस देता, आप ही हंसते हैं। वही हास्य रस, वहाँ पे क्या हुआ, हास्य रस की उत्पन्न हुई, हास्य रस क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, हास्य रस का भाव क्या हुआ हमारे पास, उत्पन्न हुआ। तो वही क्या है, हास्य रस है। ठीक, जिसका अस्थाई भाव क्या है, अस्थाई भाव याद रखना, अस्थाई भाव क्या है, हंसी। पूछ लेगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या, अस्थाई भाव बताइए, तो आप कहेंगे हंसी, बस सीधा लिखिए हंसी, काम खत्म। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, उसकी बातें सुनकर सब हंस पड़े। अब जैसे तुम ही हो, मान लो तुम ही को हम मान लेते हैं, कहीं पर आप गए, बढ़िया एक कॉमेडी वाला बात बोलने लगे, बढ़िया अच्छी बातें बताने लगे, और लोग हंस पड़े आपकी बातों से। ठीक, वहाँ पे लोगों के अंदर क्या उत्पन्न हुआ, हास्य रस। आप क्या कहेंगे भैया, वहाँ पे लोगों के अंदर तो हास्य रस उत्पन्न हो गई, मेरी बातों को सबने सुनकर हंस दिए, सब हंस पड़े सब सुनकर मेरी बातों को। यहीं पे क्या हुआ, हास्य रस की उत्पन्न हुई, यही होता है हास्य रस। अब हम देखते हैं क्या, करुण रस। करुण रस क्या होता है, करुण रस, आप कहेंगे भैया करुण का मतलब होता है शोक। क्या होता है, शोक, शोक। ठीक, अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे आप कहीं गए, अब मान लो खुदा न खास्ता कोई ख़त्म हो गया, ठीक, आप वहाँ पे गए, अब सब तो शोक में ही हैं, सब रो रहे हैं एकदम फूट फूट करके। ठीक है, सब रो रहे हैं। अब आप गए, आप भी गए वहाँ पे, आपके अंदर भी वही शोक का भाव उत्पन्न हुआ, यही तो होगा आपके अंदर। वहाँ पे कोई मर गया, आप वहाँ गए, आपके अंदर हास्य का भाव उत्पन्न होगा, हंसी का भाव उत्पन्न होगा। बताओ, वहाँ पे आपके अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न होगा। अगर कहीं कोई खत्म हो गया आपके घर में ही, मान लो, कह नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये तो दुनिया की रीत है आना जाना। ठीक है, तो वहाँ पे आपके अंदर क्या हंसी का भाव उत्पन्न होगा, प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, नहीं ना, वहाँ पे आपके अंदर क्या होगा, करुण का भाव उत्पन्न होगा। इसका अस्थाई भाव क्या है, अस्थाई भाव क्या है, शोक है। ठीक है, करुण का अस्थाई भाव क्या है, शोक है। ठीक, वहाँ पे हमारे अंदर क्या हुआ, करुण रस उत्पन्न हुआ। ठीक, जिसका अस्थाई भाव क्या है, शोक है। जैसे उसका हृदय रो उठा, उसका हृदय ही रो उठा। आपने कुछ बातें मुझे सुनाई और वो एकदम तकलीफ वाली बातें थी, मैं सुना और मेरा हृदय अंदर से रो उठा। तो वहाँ पे मेरे अंदर
कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? वहां पे मेरे अंदर करुण भाव उत्पन्न हुआ, करुण रस का भाव उत्पन्न हुआ, जिसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। अब वीर वीर रस, वीर रस देख लेते हैं, ठीक है। वीर रस क्या होता है? वीर रस भैया आप कहेंगे जहां पे वीरता, वीरता का भाव उत्पन्न हो, ठीक, उसे ही हम क्या कहते हैं? वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। जब आप किसी युद्ध को जीतते हैं तो उत्साहित मनाते हैं कि शोक मनाते हैं? ये बताओ। जब आप किसी युद्ध को जीतते हैं तो आप उत्साह मनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में रणभूमि में डट कर लड़े, ठीक, यहां पर लड़ने की बात हो रही, मतलब रणभूमि मतलब वीरता की बात हो रही, वीर रस की बात हो रही है, ठीक है, वीरता की बात हो रही है, जिसका अस्थायी भाव क्या है? वीर, उत्साह है, ठीक है। तो यही है हमारा, ठीक है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ठीक है। और ये रहे एग्जाम्पल, ठीक। बस उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आगे आते हैं हम कहाँ पे? छंद पे। छंद देखो, छंद में, छंद का अगर अर्थ बता दूं ना तो इसका अर्थ होता है बंधन। छंद का सीधा सा मतलब बता रहा हूं, छंद का सीधा मतलब होता है बंधन, ठीक। अब देखो, सीधा मतलब क्या होता है? बंधन। हम सबसे पहले दोहा छंद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दोहा। अब दोहा में क्या होता है भैया? पहले जैसे एक चरण ये है, दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये है, चौथा चरण ये है। ये क्या हुआ? विषम हुआ, विषम चरण है ये। और ये क्या है? सम चरण है। दूसरा वाला, दूसरा वाला क्या है? सम है। और ये वाला क्या है? विषम है, ठीक। और तीसरा, तीसरा भी विषम होगा। और चौथा, चौथा सम होगा। 1 3 5 7 ये सब विषम नंबर ही तो हैं। 2 4 6 8 ये सब सम नंबर हैं। तो दूसरा लाइन सम, चौथा सम, पहला विषम, तीसरा विषम, ठीक। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है? जैसे 4 पंक्ति दी गई है, 4 चरण दिए गए हैं, ठीक है, 4 चरण दिए गए हैं। तो इसके पहले, इसमें यही देखो, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हो, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हो, मतलब कि विषम चरण में, ठीक, विषम, विषम में क्या है? 13 और सम में क्या है? सम में क्या है भैया? आप कहेंगे भैया 11 है, मतलब ये विषम है। यहाँ पे 13, ठीक। इसमें क्या है? 11, मतलब पहले और तीसरे, पहले और तीसरे में क्या है? 13 है। और क्या है? और दूसरे और चौथे में क्या है? 11 है, ठीक है। दूसरे और चौथे में क्या है? 11 है। क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड, ठीक। देखो, 4 पंक्ति है हमारे पास, ठीक। बस इतना याद रखना, पहले और तीसरा, ये पहला है, ये तीसरा है। इसमें क्या है? 13, ठीक। और दूसरे और चौथे में क्या है? 11, बस इतना याद रखना, ठीक। और एक बात तो और अच्छी बात है, इसी का उल्टा हमारा क्या होता है? सोरठा होता है। इसी का उल्टा क्या होता है हमारा? सोरठा होता है भैया। पहले और दूसरे में 11, पहले और दूसरे में, इसमें क्या होगा? इसमें होगा हमारा पहले और तीसरे में क्या होगा? 11, और दूसरे और चौथे में क्या होगा? 13। यहाँ पे पहले और तीसरे में होगा भैया, गलत टाइपिंग, ठीक। पहले और तीसरे में क्या होगा? पहले और तीसरे में 11 और द्वितीय चतुर्थ में 13, ठीक। अब ऐसे ही रोला में भी है, रोला और सोठा, याद रखना। रोला और सोठा क्या होता है? मात्राएं लगभग पूरे समान होती है, ठीक। इसमें भी पहले और दूसरे में 11 चरण में, तीसरे और चौथे में 13, ठीक। इसमें भी वही है, ठीक है। इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या है? वही है, ठीक। बस फर्क इतना है, इसके जो रोला के अंत में जो आता है दीर्घ वर्ण आता है। दीर्घ वर्ण मतलब ये, सिंगल मतलब ये,
ठीक, अभी मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अंत में ये आता है। ठीक है, अंत में दीर्घ वर्ण आता है और इसमें लघु वर्ण आता है, समझे। अब दोहा का उल्टा होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, दोहा का उल्टा होता है ये। ठीक, इसमें 11, इसमें 13 13 11 11, इसमें 11 11 13 13, इसमें भी 11 11 13 13। ठीक, और इसी दोनों में से आप याद रखना, सोरठा और दोहा में से ही आपका फंस जाएगा आंसर, मतलब पेपर में। ठीक है, इसी दोनों में से। ठीक, अब हम आपको एग्जाम्पल करवा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ठीक, रहीमन रहीमन, देखो सबसे पहले याद रखना, मात्रा लगाना बता देते हैं। मात्रा देखो, जहां पे लघु अड़ा है, बढ़िया समझना। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, पहले इसको इरेज कर देता हूं, समझना। वादा करता हूं मात्रा लगाना तो नहीं भूलेंगे कभी पूरे जीवन में। ठीक, जहां पर क्या है, लघु वर्ण आए। ठीक, लघु वर्ण हमारा होता क्या है भैया, आप कहेंगे छोटा वर्ण, जैसे अ, ई, उ, री। ठीक, ये सब क्या है, लघु वर्ण है। अब आप कहेंगे भैया चलो लघु वर्ण आ गया, तो इसमें मात्रक क्या बात हुई, तो हम कहेंगे जहां पे लघु वर्ण आए वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, एक खड़ी पाई, मतलब ये सिर्फ यही, सिर्फ पाई यही लघु वर्ण है, सिर्फ ये लगा देंगे, आगे बताते हैं। ठीक, और दूसरी चीज जहां पे दीर्घ वर्ण आए। ठीक, अब दीर्घ वर्ण है क्या, आप तो जानते ही हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक, उसके बाद ए, ए, ओ, औ, ये सब क्या है, दीर्घ वर्ण है। ठीक है, अब जहां पे दीर्घ वर्ण आ जाए तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम ये दीर्घ वर्ण का ये होता है, यस के जैसे, यस समान, ये यूज करेंगे। ठीक है, मात्रा लगाते समय याद रखना बस। ठीक, ये और ये क्या है, दीर्घ वर्ण, और ये क्या है, इसका मतलब लघु वर्ण। समझ में आया बात। अब एग्जाम्पल देखो दिखाते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक, जैसे मैंने लिख दिया रतन, मैंने यही कहा था लघु वर्ण, मैंने यही कहा था लघु वर्ण क्या है, ये है, और दीर्घ क्या है, ये है। ठीक, अब देखना, अब यहाँ पे भैया लघु है कि दीर्घ, आप कहेंगे लघु है, लघु लघु लघु, मतलब यहाँ पे बस 3 आ जाएगा, 3 1 1 1, बस इसका मात्रा लग गया। अब जैसे मैं लगा दिया सोहन, आप जहां दीर्घ वर्ण आए वहां पे ये होता है, सो दीर्घ है, यही तो बताया था। अ ई आ छोटी ई, छोटा ऊ, री को छोड़ के सब क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ वर्ण, ये छोटा वर्ण, ये छोटा। समझ में आई बात, तो बस ऐसे ही लगेगा मात्रा। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लगाते हैं जो एग्जाम्पल है, समझ में आई बात, यहाँ पे लगाते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक, रहीमन पानी राखिए, रहीमन में लगाइए। सबसे पहले यहां पे बताता हूं, रहीमन ये छोटा है, छोटी ई है, छोटा छोटा, काम खत्म, खत्म भैया, काम खत्म इसका। यहां पे लगा दो रहीमन, अब पानी में पा नी, भैया बड़ा बड़ा दोनों है, राखी, ये मात्रा गिन लो, 1 2 3 4 2 6 2 8, इसका मतलब 2 होता है, याद रखना, और इसका मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13, आप कहेंगे भैया पहले लाइन में तो 13 आ गया। अब दूसरे में भी मात्रा हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बिन पानी सब सून, समझ में आया, इसमें भी काउंट कर लेंगे, 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 11 आ गया।
अब पानी, पानी क्या हो जाएगा, पानी, बड़ा बड़ा है सब, बड़ा, पानी, ग ए, ठीक। उसके बाद ना का ना, उबरे, उबरे है, उबरे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, उ ब रे। काउंट कर लो, 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11 2 13। भैया इसमें भी आ गया 13। मोती, मोती, ठीक, समझ में आया। मानुष चून, ठीक, मोती मानुष चून। इसमें क्या, 2 2 4 2 6 2 7 8 2 10 11, भैया 11 आ गया। अब आप कहेंगे पहला और तीसरा में क्या आया है हमारा, पहला और तीसरा में आया है 13, और दूसरा 13 आया है, और दूसरा और चतुर्थ में क्या आया है, 11 आया है, समझे, 13 और 11, समझ में आया। तो अब ये मैंने किस में बनाया था, बताया था, ये तो हमने बताया था भैया दोहा में, यही तो बताया था। पहले दोहा में पहला और तीसरा में 13, दूसरे और चौथे में 11, यही तो बताया था मैंने, ठीक। तो ये क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, दोहा का, ठीक, दोहा का, समझ में आया। अब देखो मैं इसी एग्जाम्पल से, मैं यही एग्जाम्पल में बताऊंगा किसका, सोठा का भी, आपको कोई और एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, बस यही याद कर लो, ये वाला एग्जाम्पल यही बाँच के चले आना, ठीक है। बोर्ड पेपर है भाई, ठीक। तो मैंने क्या बताया था, इसमें था इसमें था 13 और इसमें था 11, ठीक, ठीक है। पहला और तीसरा, ये पहला है, ये पहला है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये चौथा है, ठीक। अब देखो, अब एक बात याद रखना हमेशा, इसमें क्या बोला, सोठा रोलम, सोठम देख लो पहले, सोठम क्या है, सोठम है, क्या बोल, पहला में 11 है, पहले और दूसरे में, और तीसरे और चौथे में 13 है। तो इसमें देखो, पहला पहला और तीसरा यार, पहला और तीसरे, पहला और तीसरे में 11 है, और दूसरे और चौथे में यहाँ दूसरे हैं, ठीक है, दूसरे और चौथे में क्या है, 13 है। तो इसमें हम पहला तीसरा में 11 है, हम ये जो है इसको इसको ऊपर कर देंगे, ठीक, इसको हम पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखो, बिन पानी सब सुन, यही उल्टा उल्टा कर देंगे, 11 को ऊपर कर देंगे, 13 को नीचे कर देंगे, बस, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, ठीक, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब देखो, बिन पानी पर सब सून, और इसमें क्या था, 11 था, रहीमन पानी राखिए, इसमें क्या है, 13 है। अब 11 13 बना कि नहीं, इसमें क्या था, 13 11 था, 13 11, अब 11 13 बना दिए। अब ये वाला ऊपर करूंगा मैं, और ये वाला नीचे कर दूंगा, ठीक, ये वाला, मोती मानुष चून, लिखो, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। अब यहाँ पे ये वाला इधर लिख दो, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे। मैं आपको सीधी सी बात, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि ये एक एग्जाम्पल से आप दोहा का भी लिख देना, सोटा का भी लिख देना। अगर दोहा का आए तो सीधा सीधा जैसे है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अगर दोहा में आ रहा है तो सीधा सीधा ऐसे लिख देना, और अगर यही सोठा वोठा हम पूछ ले तो सीधा सब इसको ऊपर कर देना और इसको नीचे कर देना, फिर इसको ऊपर कर देना, इसको नीचे कर देना, यही तो मैंने किया हूँ। अब देखो, 1 2 2 4 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11, ठीक, ये बड़ा है तो ये बड़ा है, ठीक, ये बड़ा है तो ये बड़ा है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 हुआ, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13, 11 13, अब इसमें भी 11 आ जाएगा, 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11, अब इसमें भी 13 आ जाएगा, देखो 2 2 4 5 2 7 8 2 10 11 2 13, ठीक। तो 11, तो क्या बना हमारा, 11 13 11 13, इसमें क्या था, 13 11 13 11, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, सोठा का। मैंने एक चीज आपको बताया कि अंत में दीर्घ वर्ण आए, याद रखना, अभी मैं आपको बताया था, ठीक, अंत में दीर्घ वर्ण आए तो रोला होगा, और अंत में लघु वर्ण आए
तो सोठा होगा। अंत क्या है हमारा, अंत तो ये है, अभी मैंने ये दोहा और रोला और सोठा की एग्जाम्पल है, दोहा का तो ये है, ठीक। जब ऊपर नीचे कर दिया अब ये रोला या सोठा बना। अब कैसे पहचानेंगे रोला या सोठा, अंत में दीर्घ, अंत ये है, अंत क्या है हमारा, रे है। अब रे में तो हमारा भैया दीर्घ ही तो लगेगा, अंत में दीर्घ आ गया तो ये किसका हो गया, रोला का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। हालांकि आप सोटा में भी जहाँ बाँच देना, कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई दीर्घ नहीं देख रहा, छोटा लगा देना यहाँ पे, ठीक है, समझे। तो ये हुआ, ठीक। तो अब आगे देखते हैं, इतना समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया ना, आगे देखते हैं, ठीक। अब हमारी बारी है क्या, प्रार्थना पत्र आपको बता देते हैं। अब इसके पहले अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार बता देता हूं। समास पढ़ लिए हम, ठीक, ठीक है। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लिए, समझ में आया। अलंकार पढ़ लिए हम, ठीक। संधि पढ़ लिए, भैया संधि भी खत्म, ठीक है। उसके बाद भैया हम रस भी पढ़ लिए, ठीक। उसके बाद छंद भी पढ़ लिए। अब हमारा ग्रामर पोर्शन सब खत्म। अब हम देखते हैं कि प्रार्थना पत्र, यहाँ से भी 5 नंबर तो आएगा भैया। ये भी तो कहोगे आप भैया ये भी करवा दो, प्रार्थना पत्र हमें लिखना ही नहीं आता, तो हम लिखेंगे कैसे, ठीक। तो हमने सोचा ये भी करवा देते हैं, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र हम लिखेंगे कैसे, शुरू कैसे करते हैं, ठीक। प्रार्थना पत्र, ठीक। तो इसमें याद रखना, स्कूल की छुट्टी है तो प्रार्थना पत्र, जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब हम छुट्टी लेने गए। अब हालांकि हम जानते हैं कि आप लोग स्कूल में प्रार्थना पत्र देते नहीं हैं, ठीक। हमारे ज़माने में देना होता था, मतलब हम लोग देते थे, नहीं तो पनिश मिलता था, ठीक। तो प्रार्थना पत्र अब हम लिखेंगे कैसे, लिखना ही नहीं आता तो हम दे मांगेंगे कैसे, भैया छुट्टी नहीं मिलेगी, मिलेगी, छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ऊपर सेवा में, ठीक, सेवा में। अब प्रधानाचार्य महोदय, जो आपके प्रधानाचार्य हैं, उसके बाद यहाँ नीचे जो XYZ है, यहाँ प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे जो XYZ है, यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम लिख देना, ठीक है, XYZ इंटर कॉलेज, XYZ इंटर कॉलेज, ठीक है। तो आप ये लिख दिए, ठीक है। अब विषय भी लिखना, इसके बाद विषय लिख देना, विषय, ठीक। विषय में हम क्या लिख देंगे, विषय में हम लिखेंगे क्या, अगर आपको 1 दिन की छुट्टी तो 1 दिन, 2 दिन की 2 दिन, जो भी लिखना हो। महोदय हमें 1 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र हम लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। विषय में हम क्या लिखें, यहाँ विषय लिखिए, मेन तो यही है विषय, 1 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। इतना समझ में आया। अब लिखेंगे कैसे, अभी तो सारा हेडिंग हो गया, अब हम एकदम सरल शब्दों में बता रहे हैं, हालांकि आप और बढ़ा देना, पूछ क्या रहा है ये तो हम बता रहे हैं कि लिखना ऐसे, ठीक है। अब वहाँ पे और भी सब पूछ सकता है, दूसरा पूछ लेगा। सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि मुझे आज तेज बुखार है, इस कारण मैं आज विद्यालय में आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ, ठीक, लिख दिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ मैं, विनम्र निवेदन है, कृपया करके मुझे इतने तारीख को अवकाश देने का प्रदान करें, मतलब ठीक है, अवकाश देने का कष्ट करें, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, अवकाश प्रदान करें, ठीक। यहाँ पे आप हम लिख सकते हैं इस तारीख के अलावा दिन, कृपया मुझे 2 दिन की अवकाश देने की कष्ट करें, ठीक, कृपा करें, ठीक है। उसके बाद धन्यवाद लिखना, यहाँ पे धन्यवाद लास्ट में नीचे लिखना। इसको और भी बढ़ा सकते हो आप, और बढ़ा सकते हो इसको, और मैंने शॉर्ट में आपको बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, बस समझाने के लिए दिया हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आपका आज्ञाकारी लिख देना, आपका आज्ञाकारी नीचे लिखना, आपका आज्ञाकारी, ठीक। उसके बाद यहाँ अपना नाम लिख देना, नाम XYZ अपना नाम लिख देना, ठीक। और इस तरफ दिनांक लिख देना, इस तरफ दिनांक लिख देना, ठीक, बस। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका यहाँ पे प्रार्थना पत्र भी खत्म हो गया। आगे चलते हैं, अब आगे हम आपको बताएंगे निबंध लेखन। निबंध लेखन भी बहुत ज़रूरी है, ये भी तो पूछता है, ठीक ठाक पूछता है। और प्रदूषण पे निबंध तो हमेशा से चर्चित है, और हमेशा आता है, ये भी है, हमेशा आता है, जिससे भी पूछो प्रदूषण पे याद कर लो। तो हम प्रदूषण पे ही आपको बता रहे हैं, हालांकि यहीं से फंस जाएगा, ठीक है। तो प्रदूषण
हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे प्रदूषण, ठीक। तो लिखना शुरू कर देंगे, प्रदूषण आज मानव जीवन का एक गंभीर समस्या बन चुका है, ठीक। समस्या तो बन ही चुका है। मतलब आप खुद से महसूस करके लिखना चाहिए, लिखिए, ठीक। प्रदूषण क्या है आप खुद ही जानते हैं। हमारे आसपास फैक्ट्रियाँ और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब भट्टों से हर जगह से प्रदूषण निकलता है, आप खुद ही देख रहे हैं फैक्ट्री वगैरह से, ठीक। तो आप ऐसा ही लिखिए, ठीक है। जब हमारे वातावरण की हवा, पानी और भूमि दूषित हो जाती है तो उसे प्रदूषण कहते हैं भैया। समझ में आया? प्रदूषण कहते किसे हैं? हम प्रदूषण हेडिंग डालेंगे, लिख देंगे आज के मानव जीवन की एक गंभीर समस्या बन चुकी है ये। प्रदूषण क्या होता है? हमारे वातावरण की हवा, पानी और भूमि दोनों दूषित, जब ये सब दूषित हो जाती है यही प्रदूषण होता है, ठीक। और प्रदूषण का सीधा प्रभाव, ठीक, प्रदूषण का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और प्राकृतिक पर पड़ता है, ठीक। जब प्रदूषण हमारे आसपास का हमारे आसपास जो है प्रदूषित एरिया है तो इससे हम बीमार होंगे भैया, ठीक। हमारा प्रकृति जो है वो भी बिगड़ेगा, हम बीमार होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, दवाई ववाई यही सब चलेगी, तो हमारा स्वास्थ्य क्या है, खराब होता जाएगा, ठीक। तो प्रदूषण का यही प्रभाव सीधा पड़ता है प्रदूषण से, ठीक। अब प्रदूषण के मुख्य कारण लिख देना। मुख्य कारण में क्या लिखोगे? प्रदूषण का मुख्य कारण लिख देना, ठीक। गाड़ियों, कारखानों से निकलने वाले धुओं से, गाड़ियाँ चलती है उसमें से देखो धुआं निकलती है, कारखानों से भी निकलती है, तो ये क्या है, वो धुआं ही वायु प्रदूषण है भैया। वायु प्रदूषण वही है। आप चाहो तो एक हेडिंग बना के वायु प्रदूषण भी लिख देना यही, ठीक है। नदियों में गंदगी डालना, जल प्रदूषण। नदी में जो हम गंदगी डाल रहे हैं, वहाँ की पानी हम यूज करते हैं कभी कभार, जो भी पानी हो, तो क्या है, जल प्रदूषण हो गया। और प्लास्टिक का अधिक उपयोग करना, पेड़ों की कटाई करना। अब हम पेड़ लगाते तो है नहीं और काटते पड़े रहते हैं, लगाते कम है काटते ज़्यादा है, ठीक। तो यही चल रहा है आजकल। तो पेड़ों की जब कटाई करेंगे हम, पेड़ को हम काटते गए, अब भैया ऑक्सीजन हमें कौन देगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ ही रहा है, हर जगह से प्रदूषित हो रहा है, तो हमें ऑक्सीजन भी तो मिलनी चाहिए। हम पेड़ को निपटाते चले गए, हमें पेड़ लगाना चाहिए बाबू। जब पेड़ लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, ठीक है। पेड़ लगाना चाहिए, ठीक। और क्या होता है, ठीक, और जिससे वातावरण असंतुलित हो जाती है। पेड़ों की कटाई करते हैं हम और वातावरण असंतुलित हो जाती है, ठीक। और कई प्रकार की बीमारियां भी फैलती है, बीमारी तो यहाँ पहले ही हम बता दिए, बीमारियां भी फैलती है, ठीक। अब उपसंहार, रोकथाम, उपसंहार मतलब रोकथाम, ठीक। अब रोकथाम के लिए भी हम कुछ बताएंगे। रोकथाम, प्रदूषण से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ठीक। यही तो बात हुई थी, जब हम काटते हैं तो बिगड़ जाता है पर्यावरण। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ठीक। और स्वच्छता का ध्यान भी रखना चाहिए, हमें साफ सफाई करना चाहिए हर जगह, ठीक है। और प्लास्टिक वगैरह का कम उपयोग करना चाहिए, ठीक। हमें सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, समझे, ठीक है। आसपास सफाई रखना चाहिए, तो इससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। यदि हम सभी मिलकर छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो प्रदूषण कम किया जा सकता है, ठीक। अगर हम सब ठान लेंगे तो प्रदूषण को कम किया जा सकता है भैया। और तो और एक स्वच्छ वातावरण ही स्वच्छ जीवन की कुंजी है। समझ में आई? निबंध भी समझ में आई? बढ़िया है। तो ऐसे ही इसको और अपने शब्दों में और बढ़ा चढ़ा कर लिखना, मतलब एक दो पन्ना लपेट देना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्लास खत्म हुई, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया है, ठीक। एक बार बस आप ऐसे पढ़ के जाना और बस माइंड में बिठा के जाना। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन ग्रामर की और पत्र लेखन, निबंध लेखन सब करके आएंगे, ज़रूर आएंगे, आप सब करके ही आएंगे, ठीक है। सब कुछ होगा। और तो और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं बता दूं। बस आज शाम तक आप पढ़ना, रात तक जो भी पढ़ना हो, बढ़िया से 10 बजे तक सो जाना, टन्न से एकदम मस्त से सो जाना और उठना आराम से सुबह, हड़बड़ी में मत रहना, अच्छे से पेपर देना। और बस यही करता हूँ आप सबका पेपर बढ़िया जाए, आप बढ़िया स्कोर करके आएँ, ठीक है, ठीक है। और आप बढ़िया करेंगे, आप बढ़िया करेंगे, ठीक। ज़्यादा टेंशन मत रहना, ज़्यादा डिप्रेशन मत रहना, मैंने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा भैया, ये नहीं पढ़ा नहीं, सब आप पढ़ लिए।
आप सब पढ़ लिए, अगर आप कहेंगे तो मैं और भी सब्जेक्ट पे वीडियो बना दूंगा, ठीक। और आप अच्छे से करिए, ठीक है। अपना ख्याल रखना और अच्छे से पेपर देना और बताइएगा हमें, ठीक है। जय हिंद।